दोस्तों, तो डे 4 का वीडियो है आज। डे 4, डे 1, डे 2, डे 3, 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। ये डे 4 है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और डेली मैं 100 क्वेश्चन अप्रॉक्स मैं कराता हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप डी के लिए है। और जो भी मुझे 10, 20, 50, 100 लोग देखते हैं, उनको पता है कि वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तभी वो देख रहे हैं। और आप भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ के हिसाब से अरेंजमेंट करता हूँ। क्योंकि प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन इस साल भी पूछे जाएंगे, उसी से रिलेटेड। अब नोबेल पुरस्कार 2024 का पूछा जाएगा, पिछली बार 23 का पूछा गया था। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। और वन लाइनर क्वेश्चन और ऐसे जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद तुरंत ही आंसर होता है। थ्योरिकल टाइप में नहीं होता है, जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट हिट करता है। इसीलिए आपको अच्छा लगे क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। 5 मिनट आप देखेंगे तो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका, क्योंकि मैं भी पढ़ता हूँ, स्टूडेंट हूँ। तो शुरुआत करते हैं। भौतिक के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो 2 व्यक्तियों को मिला। भौतिक के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2024 जॉन हॉपफील्ड को, जेफरी हिंटन को। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो इस तरीके से आएगा कि भौतिक के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2024 का किसे मिला? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ये दोनों नाम रहेंगे। ऑप्शन सी में रहेगा ए एंड बी। तो ए एंड बी, क्योंकि 2 लोग को मिला है। पूछा इसी तरीके से जाएगा, ध्यान रखना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई थी। और 1901 से जब हुई थी तो 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। 6वां क्षेत्र अर्थशास्त्र का नोबेल 1968 से शुरू हुआ। तो वर्तमान में 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और अल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु कब हुई थी? 1896। नेक्स्ट क्वेश्चन है। और मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ, ये सारे काउंट करता हूँ। और मैं इसलिए सारे क्वेश्चंस में नंबर नहीं लिखता हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने 100 क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बहुत देर लग रहा है। आपको देर भी नहीं लगेगा, एंजॉय भी करेंगे, आपको याद भी रहेगा। क्योंकि बहुत सारे इसमें क्वेश्चन मैं रिपीट डाल देता हूँ, जो कल मैंने कराए उसको भी 1-2 क्वेश्चन डाल देता हूँ, ताकि आप देखेंगे जब वो क्वेश्चन ना, तो अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो आज वो डायरेक्ट हिट करेगा। और अगर हिट कर रहा है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। जहाँ क्वेश्चन आएगा आपको खुद पता चलेगा। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एलायंस किसकी पहल है? यूरोपीय संघ की। ये घा है यूरोपीय संघ की। यूरोपीय संघ की शुरुआत हुई थी 2007 में। ये क्वेश्चन PYQ है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एलायंस की शुरुआत या पहल कब हुई थी? किसने की थी? यूरोपीय संघ, 2007 में। संयुक्त राष्ट्र संघ, ये क्वेश्चन दूसरी डे 2 में मैंने कराया था। 1945 से स्थापना, याद आ गया होगा जिसने डे 2 देखा होगा। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में।
स्थापना 1945। अब यहाँ पर मैंने ये 5 क्वेश्चन इसलिए एक साथ में लिए हैं क्योंकि पांचों क्वेश्चनों का हेडक्वार्टर एक ही है, तो आपको माइंड में आपके आ जाएगा। जब क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेगा विश्व व्यापार संगठन, तो आपको याद आएगा कि हाँ, वो 5 क्वेश्चन में से एक विश्व व्यापार संगठन भी था और उन पांचों का हेडक्वार्टर जिनेवा था, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ओके, तो शुरुआत करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा 1948। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा 1919, रोलेक्ट एक्ट के टाइम। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति जिनेवा हेडक्वार्टर है, 1863 स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन जिनेवा हेडक्वार्टर है, 1995 में स्थापना हुई। विश्व मौसम विज्ञान जिनेवा हेडक्वार्टर है, 1950 में स्थापना हुई। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति, विश्व व्यापार संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इन पांचों का हेडक्वार्टर जिनेवा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया, स्थापना 1957। पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया, 1960। इस दोनों का हेडक्वार्टर एक ही जगह पर है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना, पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन वियना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, स्थापना 1944। विश्व बैंक हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, स्थापना 1944। ये दोनों में सेम है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, वाशिंगटन DC, 1944। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये किसी न किसी सेट में आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 किसे मिला? मिथुन चक्रवर्ती को मिला। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 मिथुन चक्रवर्ती को मिला। और ये कौन सा पुरस्कार था, कौन से क्रम का? 54। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 में किस क्रम का मिला? तो 54। और ये पुरस्कार था कब का? 2022 का पुरस्कार 2024 मिला। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 मिथुन चक्रवर्ती को किस वर्ष के लिए मिला? तो 2022 के लिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में और सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है ये। सिनेमा क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। जैसे संगीत के क्षेत्र में होता है ग्रैमी पुरस्कार सर्वोच्च, उसी तरीके से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। आपको वीडियो लिए गए क्वेश्चन से लग रहा होगा कि वीडियो या क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आप अगर टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो आपको क्वेश्चन 100% मिलेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसके बाद मैंने उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन लिखे हैं इसमें। 100% एक क्वेश्चन आपके किसी न किसी सेट में पूछा जाएगा। तो देखिए, और यहाँ पर समझना, क्योंकि मैंने लिखे हैं तो कुछ इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज है और वही चेंज आपको वहाँ पे गलती कराता है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला भारतीय संचार उपग्रह और यहाँ पर देखिए भारत का पहला उपग्रह। अगर आपने संचार नहीं पढ़ा वहाँ पे
तो आप आर्यभट्ट लगाएंगे, क्योंकि आर्यभट्ट ज़्यादातर लोगों ने पढ़ा है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, सत्य भी है। लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा भारत का पहला संचार उपग्रह, तो एप्पल। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल 1981 में। एप्पल मतलब एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, एप्पल इसका फुल फॉर्म है, ये लिखा हुआ, समझ गए। तो ध्यान रखना, भारत का पहला संचार, यहाँ पे लिखा है संचार उपग्रह एप्पल है। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह, ये यहाँ पे लिखा स्वदेशी उपग्रह रोहिणी 1980। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, खाली उपग्रह पूछा जाए तो आर्यभट्ट 1975। भारत का पहला मार्स ऑर्बिटर मंगलयान 2013। मंगलयान को मॉम भी कहते हैं। मॉम का अर्थ हुआ मार्स ऑर्बिटर मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है। जीवमंडल में जीवन मौजूद है, सबको पता है। सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहते हैं? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 75 नंबर। सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। और इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इस पे डिटेल में समझाया है। सूर्य में 71% हाइड्रोजन होता है, 26.5% हीलियम होता है, 2.5% अन्य तत्व होते हैं। और प्रकाश मंडल, चमकीली सतह प्रकाश मंडल है ना, प्रकाश मंडल का तापमान 6000 सेंटीग्रेड, वर्णमंडल का तापमान 32,400 सेंटीग्रेड, कोरोमंडल का 2,70,000 सेंटीग्रेड। तो प्रकाश मंडल जो चमकीली सतह है, इन तीनों के हिसाब से सबसे कम गर्म है। सब क्रम में लगाने को आ जाएगा तो प्रकाश मंडल, फिर उससे बड़ा वर्णमंडल, सबसे बड़ा कोरोमंडल, तापमान के हिसाब से। ये क्वेश्चन सबको आता होगा। प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक 8 मिनट 20 सेकंड में आता है, पहुंच जाता है। आकाश गंगा के सबसे नजदीक तारा, आकाश गंगा के सबसे नजदीक तारा, अच्छा क्वेश्चन है। एंडोमेडा, और इसे हिंदी में भी कहते हैं देवयानी। सौरमंडल के सबसे नजदीक तारा सेंचुरी, ये प्रीवियस ईयर है, सेंचुरी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। ये क्वेश्चन मैंने डे 2 या डे 3 में बहुत अच्छे से पूरा समझाया है, एक बार सुन लीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय थे चेम्सफोर्ड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की। एक लोग थे वायसराय, उन्होंने अपना पद त्याग दिया था। नायंगर ऐसे करके कुछ नाम था, उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया। संतूर वादक शिव कुमार शर्मा, सारंगी वादक उस्ताद बिंदा खां, सितार वादक
निखिल बनर्जी, ये सारे सा से शुरू होते हैं और कन्फ्यूजन बहुत रहता है, इसीलिए मैंने तीनों को साथ में ले लिया। संतूर, संतूर, शिव कुमार शर्मा, सारंगी, बिंदा खान, उस्ताद बिंदा खान, सितार, निखिल बनर्जी। उनचासवीं समांतर रेखा बहुत सारे एग्जाम्स में आती है, और जहाँ सारी समांतर रेखाएं, सारी रेखाएं अभी इसी वीडियो में मैं ख़त्म कर दूंगा, ताकि आप एक दो बार इनको देख लेंगे तो 100% क्लियर। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा भी इम्पॉर्टेंट वाली बता रहा हूँ। 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा के बीच है। 38वीं समांतर रेखा दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया, ये दो इम्पॉर्टेंट है। आपने ये वाली देखी ही नहीं होंगी, लेकिन किसी न किसी पेपर यूपीपीसीएस में आया है। 25वीं और एनटीपीसी में 31वीं वाली आई थी एक सेट में। तो 49वीं जो है संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा के बीच, 38वीं समांतर रेखा दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया, 31वीं ईरान इराक, 25वीं मॉरिटानिया और मलिक, 20वीं लीबिया सूडान के मध्य, 17वीं दक्षिण वियतनाम उत्तरी वियतनाम, 17वीं जो है दक्षिण वियतनाम उत्तरी वियतनाम। ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डूरंड रेखा ये सबको पता होगी, भारत अफगानिस्तान। मैकमोहन चीन भारत, मैक कोई चीन का व्यक्ति है, मोहन भारत में ही होता है मोहन नाम। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान सबको पता है। रेड मतलब युद्ध होगा, रेड रेड खून निकलेगा, ब्लड। भारत पाकिस्तान में ही ज़्यादा लड़ाइयाँ होती, आतंकवादी हमले। हिंडनबर्ग रेखा इम्पोर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर है। पोलैंड जर्मनी, हिंडनबर्ग पोलैंड और जर्मनी। और ये वीडियो आप एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आप मतलब और ज़्यादा अच्छे से समझ मतलब आपको समझ में आएगा, आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। क्योंकि मैं तो 30 मिनट में इसको पढ़ा देता हूँ या बता देता हूँ, लेकिन मैंने इसे पढ़ा है, लिखा है, याद किया है और रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढे तो मुझे तो याद रहता है। जो भूलता हूँ उसके बाद मैं फिर इसी वीडियो को, मैं भूल गया तो मैं इसी वीडियो को देख लेता हूँ 2x पे। आप लोग भी 2x पे देख सकते हैं। ये वाली जो रेखाएं हैं ये बहुत कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन देख लीजिएगा आप। मैजिनाट रेखा जर्मनी फ्रांस। नीली रेखा इम्पोर्टेंट है, हमें लगता है आपकी बार आएगी ये, क्योंकि नीली रेखा है लेबनान इजराइल और यहाँ पर युद्ध हुआ है, शायद पूछ लीजिए। सीगफ्राइड रेखा फ्रांस जर्मनी, फ्राइड फ्रांस जर्मनी, यहाँ पे रव है, यहाँ पे भी रव है, तो आप ध्यान रख सकते हैं, ऐसा कुछ नाम आए तो फ्रांस जर्मनी। मैनेरहाइम रेखा रूस फिनलैंड। ये नीचे के जो हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाले। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, सबको पता होगा, ये साइंस का क्वेश्चन है। ताप की अंतर्राष्ट्रीय इकाई केल्विन, ताप की अंतर्राष्ट्रीय इकाई केल्विन। यहाँ पर 104 क्वेश्चन मैंने 2 सेटों में कंप्लीट कराए हैं, और
मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरा डे 1 टू डे 100 तक वीडियो देखते हो तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आप एनटीपीसी में 40 क्वेश्चन में से 20 मेरी वीडियो से पाओगे। कोई भी सेट हो फिर 40 में से 20 मेरी वीडियो से होंगे रिलेटेड। ये नहीं कि मैंने अब एक क्वेश्चन के नीचे जो रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसको ज्वाइंट करके, क्योंकि मैं कल से मैं करंट अफेयर का जितना भी है 20 क्वेश्चन पर डे मैं करंट अफेयर का वीडियो डालूंगा, क्योंकि ये 2024 एंड होने वाला है तो 2024 का ही करंट पूछा जाएगा। तो हर एक महीने का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट होगा, जितने पुरस्कार होंगे सारे मैं डालूंगा वीडियो बना के। और मैं वीडियो इसलिए बना के नहीं डालता हूँ कि मुझे यूट्यूब में फेमस होना है। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य रहता है कि मुझे वीडियो बनाना है तो मेरे अंदर एक माइंड में मेरा एक हिट करता रहता है कि वीडियो बनाना है। तो डेली अब किसी से मैंने आप लोगों से प्रॉमिस कर दिया है तो पर डे बनाना है तो मुझे पर डे इसको लिखना पड़ता है। मैं लिख के नहीं रखता हूँ। मैं क्वेश्चन उठाया मैंने प्रीवियस ईयर, उसके बाद मैंने रिलेटेड क्वेश्चन उससे देखता हूँ क्या रिलेटेड होगा, उसके बाद खुद भी याद करता हूँ, आपको बता देता हूँ। करंट अफेयर होगा, अब 2024 कंप्लीट हो चुका है, डेली मैंने की नहीं, इसीलिए मैं हर नए जितने पुरस्कार हुए, जितने अवार्ड हुए, जितने रैंकिंग हुई हैं, जितने मुख्य कार्य हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय, वो सारे मैं पढ़ूँगा, मैं उसको लिखूँगा भी। तो मैंने सोचा कि उसको लिखूँगा तो आपको वीडियो बना के डाल दूँगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग 2x पे वीडियो देख लिया करें, क्योंकि शायद मैं धीरे बोलता हूँ स्पीड, तो 2x पे आप कर लें तो आपको और बेटर लगेगा। और कुछ बताना था आपको, हाँ, मेरी वीडियो को 10-12 लोग ही देखते हैं तो मैं उन 10-12 लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग सही जगह पर हैं। बस आप मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी टॉपिक ना समझ में आए उसका वीडियो देखिए, और जीएस के लिए आप कोई एक बुक उठा लीजिए, उस बुक को पढ़िए। क्योंकि मैं यहाँ पर झूठ बोल सकता हूँ कि मेरा ही प्रैक्टिस सेट पढ़ते रहो, लेकिन ये झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होगी। क्योंकि आप अगर हिस्ट्री की कोई एक बुक उठा लीजिए, लूसेंट या कोई सी भी बुक, आप उसको एक बार पढ़ेंगे ना थ्योरी टाइप में, तो आपको बातें आपको पता चलेंगी कि हाँ जलियांवाला बाग कुछ हुआ था। तो दूसरे दिन आएगा 13 अप्रैल 1919, आपको याद आ जाएगा कि हाँ जलियांवाला बाग है, और आप टिक करेंगे अजमेर में हुआ था पंजाब के। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर अपनी नाइटहुड की उपात्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, तो आपको रिलेट कर पाएंगे। धन्यवाद। और मेरी वीडियो जो 10 लोग देखते हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है, क्योंकि 10 लोग देखते हैं, ज़्यादा लोग नहीं देखते, बहुत अच्छी बात है।